की जो रेलवे बोर्ड की मंशा है, ये कतई रेल अप्रेंटिस बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं अपने तमाम साथियों को भी बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अपने तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग 3 बजे लाइव आने वाले से कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई, उस टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से थोड़ा विलंब हो गया। परंतु साथियों, आज इस शेयर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहना है इस लाइव को, इसलिए क्योंकि जो रेल अप्रेंटिसेस की मुख्य समस्या है, जो जो जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है, वो हम लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा शेयर ही भारत सरकार रेल मंत्रालय तक हम लोगों की बात को पहुंचा सकता है, और उसमें आप तमाम साथियों का सहयोग ही हम लोगों को सफलता जरूर दिलाएगा। तो अब बात करते हैं संवैधानिक भर्ती पे। तो आप तमाम साथियों को मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से रेल अप्रेंटिस भर्ती होता है, वो कोई अपनी मर्जी से भर्ती तो होता नहीं है, उसको रेलवे बोर्ड रेलवे अप्रेंटिस की भर्ती की एक प्रक्रिया से गुजारती है। रेलवे में रेल अप्रेंटिस हजारों लाखों बच्चों के बीच में कुछ चंद बच्चे जो है भर्ती प्रक्रिया से गुजरते हैं, एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद में वो परीक्षाएं जब क्लियर कर लेते हैं तो उसमें मेरिट बनती है, उस मेरिट के आधार पर चयनित किए जाते हैं। चयनित होने के बाद में जो बच्चे चयनित हो जाते हैं उनका मेडिकल कराया जाता है। उनका मेडिकल कराने के बाद में उनको शॉप ट्रेड, जो ट्रेड है वो ट्रेड अलॉट की जाती है। उस ट्रेड के हिसाब से वो सभी शॉपों में जाके अपनी जिम्मेदारी को, या ओपन लाइन में जाकर अपनी जिम्मेदारी को वो संभालते हैं। और इसके पश्चात जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं रेल अप्रेंटिस, तो रेल अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान तिमाही छमाही परीक्षाएं देते रहते हैं। 3 साल तक तिमाही छमाही परीक्षाएं देने के बाद में आरडीएटी कानपुर या आरडीएटी जहां कहीं से भी संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड से है, और उससे भी पहले जो रेल अप्रेंटिस भर्ती होता है उसमें रेल अप्रेंटिस को भर्ती करने में रेल मंत्रालय के साथ साथ श्रम मंत्रालय भी कंडक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। काफी ज्यादा लोड रेल अप्रेंटिसेस की ट्रेनिंग पे रहता है, और वो लोड जो है भारत सरकार वहन करती है। अप्रेंटिसेस को ट्रेन करने में जो है ज्यादा से ज्यादा खर्च उठाते हैं, और उससे ज्यादा खर्च रेल अप्रेंटिस का स्वयं अपने पारिवारिक हो जाता है। इसलिए क्योंकि कोई बिहार का रहने वाला है जो साउथ में जाकर ट्रेनिंग करता है, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है उत्तर प्रदेश में आके ट्रेनिंग करता है, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जो तमिलनाडु में जाकर ट्रेनिंग करता है या कर्नाटक में ट्रेनिंग करता है, तो घर से इतना डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, या इतना खर्च उसके ऊपर आ जाता है कि वहां पे रहना, रहने के बाद में भारतीय रेल की ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग करने के पश्चात एनसीवीटी सर्टिफिकेट पाने के लिए, कुशल कारीगरों का सर्टिफिकेट पाने के लिए आरडीएटी की एक परीक्षा पास करता है। क्या आरडीएटी विभाग, जो सरकारी विभाग है, जो कुशल कारीगर का सर्टिफिकेट देता है, क्या वो विभाग भी असंवैधानिक है? ये सोचने की बात है। हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जो भारतीय रेल के अधिकारी हैं, जो आला अफसर बैठे हुए हैं, वो किसी भी तरीके के उल जुलूल बयान को निकाल देते हैं, या मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचा देते हैं कि हम डायरेक्ट भर्ती की मांग कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है। भर्ती तो आप हमें कर ही चुके हैं, उसके बाद ही तो आपने हमें ट्रेनिंग कराई है। ट्रेनिंग कराने के बाद जब हमारा समायोजन का रास्ता नजर आया तो आपने हमें इस तरीके से दरकिनार कर दिया। इस बात को कतई बर्दाश्त ना हम करेंगे, ना हमारा एक एक रेल अप्रेंटिस करेगा। आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मौजूदा समय की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से रेल अप्रेंटिसेस की समस्या को सुनने के लिए सभी डिवीजन कार्यालय पे, मंडल कार्यालय पे एक कमेटी का गठन किया गया है, एक कैंप लगाया गया है। हम सभी साथियों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे रेल अप्रेंटिस साथियों को वो ड्राफ्ट अभी इस प्रेस रिलीज करेंगे हम लोग। उससे पहले अभी हम लोग लाइव आए हैं, लाइव आने के बाद अभी आप लोगों के बीच में वो पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन जहां तक हम लोग कर सकते हैं वहां तक ऑनलाइन भी करना है, और कैंप कार्यालयों के माध्यम से पहुंचकर भी अपनी बात को भारत सरकार रेल मंत्रालय तक पहुंचाना है। दूसरी बात साथियों, ये सब तो एक स्टूडेंट्स को उलझाने के एक तरीके हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा समय में रेल मंत्री जी हैं वो एक आईएएस रहे हैं, और आईएएस मंत्री बनने की वजह से रेल अप्रेंटिसेस की आशाएं जागी थी कि हम लोगों के भाग्य का कुछ न कुछ फैसला अब जरूर होगा, क्योंकि लॉबी है जो सिर्फ रूल्स की बात करता है, नियमों की बात करता है, पेपर वर्क की बात करता है, और आज सुझाव की आवश्यकता ही नहीं है। सारे बोर्ड रेलवे बोर्ड बनाता है, सारे नियम रेलवे बोर्ड बनाता है, सारे कॉपियां वहां मौजूद हैं। और एक आईएएस होने के नाते हम लोगों की जो आशाएं जागी थी कि हाँ अधिकारी वर्ग का मेंबर हम लोगों के बीच में आया है जो पेपर वर्क को समझता है, पेपर की बात करता है। इन्हीं सन 2004 में अप्रेंटिसेस की भर्ती हुई, 2012 में अप्रेंटिस की भर्ती हुई, 2016 तक अप्रेंटिसेस की भर्ती होती रही, और समायोजन होते रहे। समायोजन के माध्यम क्या तब असंवैधानिक थे, जो आज एक आवाज के रूप में हम सभी साथी अगर अपने हक और अधिकार को मांग रहे हैं, तो आज हम लोगों के बीच में बोला जा रहा है कि ये असंवैधानिक तरीका है।
तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तमाम साथियों को जो अभी ड्राफ्ट दिया जाएगा उस ड्राफ्ट को ज्यादा से ज्यादा मेल करना है। मेल आईडियां भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएंगी, और साथ साथ मेल आईडी उपलब्ध कराने के अलावा उस जो हमारा ड्राफ्ट रहेगा उस ड्राफ्ट को प्रिंट आउट निकाल कर जहां जहां पर भी कमेटी बनाई गई है उन कमेटियों में हमें पहुंचना होगा। उन कमेटियों के माध्यम से भी अपनी बात भारत सरकार रेल मंत्रालय तक पहुंचानी होगी। और मैं कहना भी चाहता हूं अपने एक एक रेल अप्रेंटिस साथी से, हालांकि जीएम पावर एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया थी, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी इधर से उधर एक 5 रुपए के रसीदी टिकट पे अगर आदेश कर दिया जाए तो 5 रुपए के रसीदी टिकट पे रेल अप्रेंटिस का समायोजन होता रहा है। आज अगर आवश्यकता है, अगर मंत्रालय को समझ में आता है कि रेल अप्रेंटिस को हम निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से नहीं ले सकते हैं, तो हम सभी रेल अप्रेंटिस इस बात की मांग करते हैं कि हम लोग ट्रेंड हुए, हम लोगों को भर्ती किया गया, भर्ती करने के बाद ट्रेनिंग कराई गई है, ट्रेनिंग कराने के बाद हमें एनसीबीटी सर्टिफिकेट के जरिए जो है वो कुशल कारीगरों का सर्टिफिकेट दिया गया, कुशल कारीगरों के सम्मान की बात कही गई है। अगर आज की डेट में आपको लगता है कि हम सभी साथी ट्रेंड नहीं है तो हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा स्किल टेस्ट कराना चाहिए। और स्किल टेस्ट के अलावा भी आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा समय की स्थिति और परिस्थिति है, उस स्थिति और परिस्थिति में जो भारतीय रेल में कर्मचारियों की समस्या है, उस कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए अगर रेल अप्रेंटिस का समायोजन होता है तो वो जल्द से जल्द अपनी भारतीय रेल की जिम्मेदारी को संभाल सकता है। क्योंकि ओपन मार्केट से जिन लोगों को भर्ती किया जाता है, पहले उनको रेल का काम सिखाया जाता है और काम सीखने के बाद ही वो भारतीय रेल की जिम्मेदारी को समझ सकता है। परंतु हम सभी जो रेल अप्रेंटिस हैं वो 3-3 साल तक रेल का काम सीखे हुए हैं। जिस दिन से भी हम रेल में हम लोगों का समायोजन हो जाएगा उसी डेट से हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और भारतीय रेल को बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। परंतु साथियों, जिस तरीके से ये दोहरी नीति के शिकार हम रेल अप्रेंटिस हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े विभागों में ये बोल दिया जाता है, पेपर के माध्यम से बोल दिया जाता है कि रेलवे में 20% का कोटा रेल अप्रेंटिस को दिया गया है। तो जिस तरीके से पिछली भर्ती हुई, पिछली भर्ती में जो 20% का कोटा दिया गया उसमें 1235 लड़के लगे, उसके अलावा जो हमारे लड़के लगे वो उसके अलावा जो हमारी पोस्टें बची वो आखिर कहाँ गई। इसी तरीके से जो इस बार वैकेंसी निकाली गई उसको अगर ओपन मार्केट में दे दिया जाता है, तो अगर इस तरीके से अगर 20% हमारा फिक्स हमें दिया भी जाता और हमसे सब कुछ छीन भी लिया जाता तो कोई हमें 20% नहीं दिया गया, और ऐसे 20% को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार को हमें अपनी हक और अधिकार की लड़ाई को जताना है, बताना है। तो जहां जहां पे कैंप कार्यालय लगे हैं वहां तक घरों से निकल के जरूर जाएं और अपनी जो नोटिस है या अपनी जो शिकायत है उस कार्यालय में जरूर नोट कराएं। हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। मैं केतन मकवाड़ा, वडोदरा, गुजरात से। अभी जो 30 तारीख को प्रेस रिलीज नोटिस किया है रेलवे बोर्ड ने, ठीक है, कि जिसके अंदर एक सेंटेंस लिखा है कि अप्रेंटिस को जॉब देने के लिए कोर्ट का कोई रूल्स वायोलेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा डिमांड ये है कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी या चेयरमैन जो भी है, जिसने भी ये मेंशन किया है, तो वो हमको इसका एक कोई भी जो भी कॉपी हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या हाई कोर्ट का जजमेंट हो या कैट का जजमेंट हो, ठीक है, या कोर्ट का ऐसा कोई रूल्स हो जो गाइडलाइन हो, वो हमें लिखित में भेजे, ठीक है, कि भाई हमको लेने से कोर्ट का कौन सा रूल्स भंग हो रहा है, ठीक है। और अगर भंग हो रहा है तो 2017 तक में आपने सेंट्रल रेलवे में भी रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस को एंगेजमेंट किया ही है, तो वो कौन से बेसिस पे किया था, ठीक है, और बाकी जोन में भी किया है, ठीक है। तो वो थोड़ा उनको ऑन पेपर देना चाहिए कि वो कौन से बेसिस पे भर्ती किया है, ठीक है। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है 1984 का, ठीक है, उसका कॉपी चाहिए तो हम लोग ये इसके अंदर भी अटैच करने वाले पीडीएफ में मेल करने के लिए। तो 1984 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कोई भी अप्रेंटिस बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसको गारंटेड जॉब देना चाहिए। सेम 1991 में सुप्रीम कोर्ट का ही दूसरा एक जजमेंट है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग के टाइम पे जो रूल्स होता था वही उसको नौकरी में लागू होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे हमारा जीएम पावर था तो हमको जीएम पावर से ही जॉब देना चाहिए, ठीक है। तीसरा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसके अंदर लिखा है आर्टिकल नंबर 14-16 संविधान की जो 2 कलम है, 14 नंबर और 16 नंबर, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अप्रेंटिस को जॉब देने में
संविधान का कोई रूल्स भंग नहीं होता है। और उसके अंदर मेंशन किया है कि अप्रेंटिस को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ना कि नॉन अप्रेंटिस को। नॉन अप्रेंटिस यानी आरआरसी आरआरबी के द्वारा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये लोग करवा रहे हैं वो होता है, क्योंकि अप्रेंटिस ऑलरेडी 1 साल 2 साल 3 साल वहां पे ट्रेनिंग करता है, ठीक है। तो उसको ज्वाइनिंग देने के बाद उसको फिर से ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं रहती, जबकि आरआरसी आरआरबी से आया हुआ कैंडिडेट उसको ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है, उसके पीछे कॉस्टिंग लगता है, वो सरकार को भुगतना पड़ता है। और हमारे पीछे ऑलरेडी सरकार ने पैसे पहले इन्वेस्ट किए हुए हैं हमारे ट्रेनिंग के पीछे, तो हमको अगर डायरेक्ट ज्वाइनिंग देंगे तो हमारे पीछे ट्रेनिंग का खर्चा नहीं रहेगा, ठीक है। और 1995 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके ऊपर से रेलवे बोर्ड ने 1996 में 1999 में 2 बार गाइडलाइन बनाया है कि अप्रेंटिस को रिक्रूटमेंट करना चाहिए। और इसके ऊपर लेबर मिनिस्टर का भी एक लेटर आया था डीओपीटी का, उसके अंदर 50% रिजर्वेशन अप्रेंटिस को देना चाहिए, ये मेंशन किया हुआ था, ओके। उसके बाद 2000 में भी एक रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइन बनाया था, उसके अंदर तो अप्रेंटिस को आर्टिजनशिप सी और डी दोनों में लेने के लिए गाइडलाइन बनाया था। उसके बाद आया 2004 में जीएम पावर, तो जीएम पावर से अभी तक 2017 तक का तो रिक्रूटमेंट हुआ ही है। सेंट्रल जोन में तो हुआ ही है, बाकी जोन का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन सेंट्रल रेलवे में 2017 तक रिक्रूटमेंट किया है जीएम पावर से, तो बाकी जोन में क्यों नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान का जो एक गाइडलाइन है वो भंग हो रहा है कहीं ना कहीं पे, तो इसको थोड़ा हाईलाइट करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर रेलवे बोर्ड के कोई अधिकारी या कोई भी कमिटी मेंबर है जो रेलवे बोर्ड चेयरमैन को या मंत्री को मिसगाइड कर रहे हैं, तो उनको ये पेपर कॉपी दिखाना जरूरी है। 1984 का सुप्रीम का जजमेंट, 1991 का सुप्रीम का जजमेंट, 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसके बाद 96, 99 का रेलवे बोर्ड का गाइडलाइन, ठीक है। और जो 20% कोटा 2016 में आया है, जिसके जीएम पावर को 2017 में विड्रॉल किया है, तो उसका भी हमारे पास आरटीआई का कॉपी है कि वो जो रूल्स आया है वो 20% 2017 के पहले वालों को लड़कों को लागू होता है या नहीं होता है। तो उसमें रेलवे बोर्ड ने ही आंसर दिया है कि वो पुराने लड़कों को लागू नहीं होता है, ऑन पेपर दिया हुआ है, और वो कॉपी भी इसके साथ हम लोग अटैच करने वाले हैं, ठीक है। अभी आगे का गौतम भाई आप आगे का डिस्कशन कर लीजिए। जी हाँ, लीगली जितना था वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, उसमें अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो हम ड्राफ्ट में और मेल में कर देंगे ऐड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तो हम थोड़ा सा ही सुने, लेकिन इनका बातों का हम समर्थन करते हैं। और डॉक्यूमेंट बहस जो हो रही थी, देखिए कोई कानून जितना बना है उसको बनाने का अधिकार संसद को नहीं था। इसमें अप्रेंटिस के मुद्दे पर आज भी हम भी फाइल तैयार किए हैं, और कल भी कोर्ट के अंदर में बहुत इस पर हम जानकारी ले रहे थे कि उसमें 20% का रिजर्वेशन जो है वो कैसे मिला, किसका आधार के द्वारा मिला है। वो 20% का जो आधार मिला है वो 2014 के अंदर, क्योंकि पेपर कह रही है 2014 के अंदर में लोकसभा के अंदर में 20% ए का तहत उसमें ये नहीं कहीं भी 20% का जिक्र नहीं। वो कहा है, क्या कहा कोर्ट, आपका सदन क्या कहती है कि आप कोई भी लोग प्रशिक्षण प्राप्त कराएगी तो वह स्वयं का कानून बना करके उसको अधिकार दिया गया है उसको लेने के लिए, और वो कानून की उन लोगों को लाभ मिलनी चाहिए। कानून बनता क्यों है? कानून जनता का लाभ के लिए नहीं बनती है। में 20% कोटा का विरोध करते हैं। हम लोगों का मांग है कि पूर्व में जिस तरीके से जीएम से बहाल किया जाता था उसी को अधिकार बना करके उसी को कानूनन प्रक्रिया देकर के आप डायरेक्ट बहाल कीजिए, क्योंकि रेलवे बोर्ड ये कानून 20% एक्ट वोट में दिया है। कौन सा? उसमें 2004 के अंदर 2014 के 2014 20% एक्ट को लागू किया गया है, ठीक है। तो इसी पर हम लोग को बात करते हैं, डिमांड एक बनाइए कि हम लोगों को इसी मुद्दे पर ही रेलवे बोर्ड को सुझाव देना। तो पता चल रहा है जहां जहां पर वहां पर भी हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन अपना पहले तैयार मुद्दे को लेकर के सुझाव देना, एक मत होना बहुत जरूरी है। आप सुझाव कुछ और दे देंगे, आप अभी देखिए नया लड़का सुझाव कुछ और दे रहा है। नया लड़का कहता है कि आप हमको उसमें शामिल कीजिए, पुराना लड़का कुछ और कह देता है, बीच का लड़का कुछ और कह देता है। इसलिए एक बात होनी चाहिए अप्रेंटिस मुद्दा पर, अगर वो लागू होगा तो ऐसा लागू बात निकालिए जिससे कि सबको लाभ मिले,
सबको लाभ मिले। नया लड़का तो इसके 20% एक्ट के तहत में आता भी है, अब पुराना लड़का को तो किसी एक्ट में भी शामिल नहीं किया गया है। अगर एक वर्कशॉप में 50 सीट खाली है तो 30 सीट आरआरसी को दीजिए, 20 सीट अप्रेंटिसों को दीजिए, डायरेक्ट पीटीपी को दीजिए, और उतने सीट पर प्रशिक्षण करवाए जितना सीट पर आपको आप दोनों में ये हो जाए। आरआरसी का भी विरोध नहीं करते हैं हम लोग, आरआरसी वैकेंसी रहने दीजिए, लेकिन अप्रेंटिस उतने करवाना चाहिए लोगों को जितना कि आप 20% का रिजर्वेशन में बहाल करवा सके। 2/3 रिजल्ट की होगी यार, क्या होगा, समझे। मौका जब तक उसमें आप लोग आरआरसी में पहले संशोधन की भी करना चाहिए तो कर सकते हैं, और नहीं तो जीएम पावर से तो हम लोगों का मांग चल ही रहा है। सुझाव के पत्र में नया लड़का के लिए सुझाव पत्र ये दे दीजिए, पुराने लड़के को जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का जीएम पावर से उसको दे दीजिए, क्योंकि इस पर लागू नहीं होती है, कानूनन लागू नहीं होता है। अब पुराने लड़के पर 20% का रिजर्वेशन लागू होता है। डिटेल में आपको केतन मकवाना ने और हमारा आशीष भाई ने डिटेल में बता दिया कि अभी फिलहाल हम किस पोजीशन में है और फिलहाल प्लान क्या है। देखो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि 30 तारीख संडे को जो एक प्रेस रिलीज आया कि एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर जो उनका जो कमेटी गठन किया गया है 5 सदस्यों का, तो उनमें रेल अपेरेंट्स का मुद्दा भी इन्वॉल्व हो सकता है। और रेल अपेरेंट्स भी अपनी जो भी समस्या है, जो भी उनका सजेशन है, आप लोग अपने अपना कैब में और उनके तरफ से जो मेल आईडी दिया गया है उसमें आप लोग मेल कर सकते हो। तो साथियों, सबसे पहले जानना ये भी जरूरी है कि वो प्रेस रिलीज आया ही क्यों। तो कहीं ना कहीं ये हम सबकी मेहनत का फल है। हम जो रोज रोज ट्विटर पे गवर्नमेंट को टैग करके या रेल ऑफिशियल को टैग करके बार बार पूछते हैं कि हमारा भी कुछ समाधान हो या हमारा भी समायोजन का रास्ता निकाला जाए। और दूसरी बात, उससे 1 या 2 दिन पहले मिश्रा जी ने जो रेल अपेरेंट्स के समायोजन को लेके एनडीटीवी पे अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी थी, तो इसका ये भी नतीजा है। और इसलिए 30 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और इंडियन रेलवे के जितने भी जोनल ट्विटर अकाउंट हुए, बहुत सारे अकाउंट से ट्वीट किया गया कि रेल अपेरेंट्स का ये मैटर है, आप लोग भी अपना अपना जो भी सजेशन है, सुझाव है, आप लोग दे सकते हो। तो इसी को लेकर साथियों प्लान फिलहाल यही है कि जितने भी टेक्निकल 1 by 1 है, जैसे उनका एक डिमांड था कि आप लोग का जो भी समायोजन है वो असंवैधानिक है, और दूसरा था कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम नहीं जा सकते। तो शॉर्ट में यही बताना चाहता हूँ कि पहले 2014 तक, 2015 तक या 2016 तक जितने भी ज्वाइनिंग हुआ है, और स्पेशली सेंट्रल रेलवे में हुआ है, वो संवैधानिक था, वो असंवैधानिक नहीं था। ठीक है, ये पहले फैक्ट है। दूसरा मेन बात है, जो बोंगला पियोन का साथियों अभी ज्वाइनिंग हो रहा है, ये सबको पता है, वो कहीं ना कहीं वो भी संवैधानिक है। अगर हमारा ज्वाइनिंग असंवैधानिक है तो उनका ज्वाइनिंग भी असंवैधानिक है, कहीं ना कहीं वो नॉन ट्रेंड है। ठीक है ना, ऑफिसर के घर में काम करते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो उसी तरह रेल अपेरेंट्स का भी ज्वाइनिंग होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात साथियों, जैसे सुप्रीम कोर्ट की हवाला दिया रेल बोर्ड ने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हम नहीं जा सकते, और ये एरा की तरफ से एक आरटीआई लगाया जाएगा। हमने पूछा भी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है आपके पास, कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि रेल अपेरेंट्स को ना लेने के लिए। कहीं ना कहीं वो एक तो झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है, दूसरा गुमराह कर रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि रेल अपेरेंट्स को नौकरी ना दो, या सुप्रीम कोर्ट में कोई सीधा कोई डायरेक्टली केस भी नहीं है। उल्टा जो 84 का जजमेंट है, जैसे केतन भाई ने कहा, 84 में भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया था, एक 95 में, एक 91 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि आप रेल अपेरेंट्स को दोबारा रिटन एग्जाम नहीं करा सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी वैकेंसी निकले, आप रेल अपेरेंट्स को पहले प्रेफरेंस दो, ना कि ओपन मार्केट के लड़कों को। ठीक है, उसी के बेस पे 96, 99 उसके बाद, और 2004 में जीएम पावर आया। आपको पता है 2004 का पावर, उससे पहले 96, 99 में पावर था। तो साथियों कहीं ना कहीं ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे फेवर में ही है, ना कि हमारे खिलाफ में है। और दूसरा 2014 में जो अमेंडमेंट हुआ कि जो भी अप्रेंटिस संस्था है, अप्रेंटिस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने अपना रूल अपने अपने अप्रेंटिस के लिए बना सकते हैं। और दूसरा, जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी रूल फॉर्मुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2016-17 में हमारे फेवर में रूल ना करके हमारे खिलाफ भी रूल बना दिया। जैसे 2016 में 20% आरआरसी लागू कर दिया, 2017 में जीएम पावर विड्रॉ कर लिया। कहीं ना कहीं उनको हमारे फेवर में या रेल अपेरेंट्स को समायोजन में लेके कुछ रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन वो हमारे खिलाफ रूल बना दिया। तो वो चाहे तो रूल बना सकते हैं हमारे फेवर में, 20% आरआरसी को रद्द करके हमारा जीएम, पुराने जीएम पावर वापस दे सकते, या हमारा 100% समायोजन कर सकते। तो इसी कड़ी में हमारे पास जो जो साथियों डॉक्यूमेंट था, जितने भी मैंने बताया, 2014 का रूल है, या उसके बाद 2017, 2016
और जितने भी है हमने एक पीडीएफ में उसको शामिल किया है और आज रात तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी को हम बाय व्हाट्सएप, बाय टेलीग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपको वो फाइल दे देंगे। फाइल थोड़ा शायद लंबा होगा, 15-20 पेज का हो जाएगा। तो आप लोगों को उस फाइल को रेल बोर्ड के जो मेल आईडी है, जो ग्रीवेंस है, उसमें आप लोगों को वर्चुअली भी सेंड करना है। और दूसरा, अपने अपने जोन में, अपने अपने डिवीजन में जो कैंप लगा हुआ है, उस कैंप में 2-4 लड़कों के साथ या 4-5 रेल अटेंडेंट्स के साथ जाके वो आपको सबमिट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे तरफ से जो भी हमारा सजेशन हो या मेमोरेंडम हो या पीडीएफ फाइल हो उनके पास पहुंचे। हम चाहते हैं वर्चुअली भी ये जाए और फिजिकली जाए। तो साथियों, प्लान फिलहाल यही है। और दूसरी बात, इस हफ्ते और एक ट्रेंड होगा, जैसे संडे ट्रेंड किया था, और ट्रेंड का इफेक्ट आप लोग जानते हो। देखो साथियों, अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं अभी के लाइव की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे साथियों कमेंट करे कि दिल्ली चलो और जल्दी स्ट्राइक करो। देखो साथियों, स्ट्राइक तो जरूर होगा, ये कन्फर्म है। ये आप लिख के ले लो। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है या हमारे समायोजन का रास्ता नहीं निकाला जाता है तो स्ट्राइक तो कन्फर्म है, दिल्ली हो या कहीं भी हो। लेकिन उससे पहले ये जो प्रोसीड्योर है, जैसे अभी रेल बोर्ड ने सुझाव मांगा है 30 तारीख को, अगर रेल बोर्ड आपसे सुझाव मांग रहा है तो सुझाव दो, इसमें कोई बुरी बात नहीं हुई, ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं वो हम पे नजर रख रहा है। हम जो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं या बार बार नौकरी की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो चंदन भाई, अपना ऑडियो ऑफ करे। हाँ ठीक है साथियों, बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी अपनी बात रखना चाहिए, चाहे वर्चुअल उनका जो मेल आईडी पे वर्चुअली उसको सेंड करे या उनके कैंप में जाके सेंड करे। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए कल तक आपको कंफर्म ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा विथ मेमोरेंडम। तो आपको इसमें मेल करना है और अपने अपने जोन डिवीजन में जाके, कैंप में जाके इसको सबमिट करना है। ठीक है, दैट्स इट। % का जो 22A के अंदर में संशोधन किया गया है और उसमें साफ कहा गया है, स्वयं का कानून बना करके, ना कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है, स्वयं का कानून बना करके रेलवे बोर्ड को आप स्वतंत्र आजादी मिला है कि अपने बच्चे को रोजगार देने का अधिकार है। आप रोजगार, आप बताइए, आप रोजगार देने का जब कानून बना दिया गया तो फिर आप एग्जाम के लिए काहे भेज रहे हैं? दूसरी बात, आप देखिए फिर यहाँ पे दिया है, श्री राम किशोर दुबे द्वारा मांगी गई जानकारी उसने के अधिकार के नियम में। यहाँ पे देखिए, पुराने बच्चे को इसको कानून में रखा ही नहीं है। आवेदन जानना चाहता है कि RBE नंबर 71/2016 20% आरक्षण का जो नियम है वह किस तारीख से लागू हुआ है। जो प्रशिक्षण को दिसंबर 2015 तक उतरने हो चुके हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा पत्र में दिया है, पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होती। इसका मतलब है आपका जब से पत्र लागू हुआ है तो कानून 22 एक्ट के अंदर में जो संशोधन होने के बाद जो आप कानून बनाए हैं तो वह उस पर लागू होता है। जब पुराने लड़के को आज तक क्यों नहीं दे पाए आप। दूसरी बात, अगर 22 एक्ट के संशोधन के बाद आपको कहा गया कानून बना करके रोजगार देने के लिए जो आपका अधिकार दिया, आप कानून गलत बना दिए हैं। छात्र को आप नौकरी, कानून किसके लिए बनाते हैं? छात्र के लिए ना। तो छात्र को लाभ मिला क्या? छात्र को लाभ नहीं मिला, जिसके कारण से छात्र विरोध है। इस पर पुनः विचार करके रेलवे बोर्ड को और रेल मंत्री को पुनः विचार करके इसके अंदर जो रेलवे बोर्ड ने कानून बनाया उसका तुरंत डिस्कस कर करके इनको RRC के अंदर हो या GM पावर से हो, जिससे कि छात्र को रोजगार मिले, वैसे कानून को बनाना चाहिए। आप देखा जाए तो आज इनका संविधान इतनी जल्दी खतरे में आ जाता है हर चीज के अंदर। आधे बच्चे 2017 तक के बच्चों को ले लिया जाता है, लेकिन 2017 के बच्चे अगर मांग करते हैं अप्रेंटिस की तो 2008 में भी करे बैठे हैं, लेकिन उनको नौकरी देने के बाद इनका संविधान खतरे में आ जाता है। अब आप देखिए कि 2 साल की ITI, उसके बाद 2 या 3 साल की अप्रेंटिसशिप, उसके बाद 5 साल भर्ती का वेट। 5 साल में इनकी एक भर्ती प्रक्रिया होती है, तो 5 और 3 8 और 2 10 साल की इतनी लंबी प्रक्रिया एक अप्रेंटिस बालक कर रहा है। इससे तो बढ़िया है ना आप अप्रेंटिस बंद कर दो, सीधा बच्चा का ग्रुप D की और NTPC की तैयारी करे, सीधे 12वीं पास करे, सीधे तैयारी करे और सीधे नौकरी में लगे। आप अप्रेंटिस कराओ मत ना, ये तो युवाओं के साथ वैसे ही छल के कर रहे हो आप। और जब 2017 तक अप्रेंटिस ले लिए गए हैं तो उसके बाद जो बच्चे हैं, जो नियम आपने 20% लाया, पहली बात तो आप जब 20% लेके आए तब आपने क्लियरिफिकेशन नहीं करा कि जो RRC में आपने 20% करा था इसके अंदर भी आपने कोटा डाल दिया, जबकि होना ये चाहिए था जब आपने 20% में कोटा दे दिया है
तो उसमें जितने भी अप्रेंटिस है निम्न से उच्च तक सारे हो जाने चाहिए। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो आप अगली भर्ती में काउंट होंगे, पर आपने उस टाइम भी क्लियरिफिकेशन नहीं करा। उसके बाद आपने ये थोपने का काम करा, ये 20%, उसके बाद भी मिनिमम मार्क्स कर दिए जिसमें बच्चा क्वालिफिकेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि 8-8 10-10 साल से बैठा हुआ है बच्चा, 3-3 4-4 एग्जाम दे चुका है, फिर एग्जाम देगा। घर की परिस्थितियां, बहुत सारी परिस्थितियां जिसके कारण बच्चा पेपर फाइट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एक कमरे में बैठ के 4 जने नियम बनाते हो और थोप देते हो, जबकि आपको ये करना चाहिए, हमारे बीच आना चाहिए, आपसे हमारे सुझाव लेने चाहिए और देखना चाहिए कि अभी तक जिस भर्ती प्रक्रिया द्वारा ये अप्रेंटिस हो रहे थे उसी द्वारा इनको ले लेना चाहिए। मुझे जो इस समय उचित लग रहा है, मैं अपने रेल अप्रेंटिसेस के साथ में वो बात करना चाहता हूँ। और मैं अपने तमाम साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी हमारे सभी साथियों ने अपनी बात को रखा, तो अब सभी साथियों के बीच में एक बात सामने निकल के आई है कि कोई 2016 से पहले की बात कर रहा है, कोई 2016 के बाद 17 की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी अपनी जो विचारधारा है, फूट डालो राज करो की नीति, उस पर काम कर रही है और रेल अप्रेंटिसेस को आपस में बंटवारा कर दिया है और इस तरीके से जो गलत रूल बना करके रेल अप्रेंटिसेस की समस्या को और ज्यादा गंभीर कर दिया, उलझा दिया है। ऐसे में मैं अपने तमाम रेल अप्रेंटिस साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे रेल अप्रेंटिस जो है वो भर्ती किया जाता है, जो 1800 के पे ग्रेड के लोग हैं, उन लोगों का जो हैवी लोड है, उस लोड को वो कम से कम स्टाइपेंड पाकर पूरा करता है, रेल का काम सीखता है और प्रोडक्शन देता है। तो ऐसे में हम सभी रेल अप्रेंटिसेस की मांग एक है, हम सभी रेल अप्रेंटिसेस की डिमांड एक है, हम सभी रेल अप्रेंटिसेस का एक ही कहना है कि अगर लेबरों की तरह हम रेल अप्रेंटिसेस को इस्तेमाल किया जाता है, जगह जगह हर तरीके के रेल के काम को सिखाया जाता है, तो क्या 16, क्या 17, क्या 2018, क्या 2020 में अपने तमाम रेल अप्रेंटिसेस की तरफ से ये मांग करना चाहता हूं कि जैसे अगर 20% भी हम लोगों को दिया गया है तो डायरेक्ट समायोजन की प्रक्रिया उस 20% में होनी चाहिए। जितना भी रेल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर लेता है वो 20% जो है वो डायरेक्ट समायोजित कर दिया जाना चाहिए। आप तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकार के लिए लड़ाई जो है वो एक है। हम लोग जो भी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, आप तमाम साथियों को एक ड्राफ्ट, एक मांग के साथ में जो है रेल अप्रेंटिसेस के एक मांग के साथ में अपनी बात को रखना है और साथ साथ इस बात को कहना है कि जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई में हमारी मांग है वो जायज मांग है। उस जायज मांग के साथ ही हम सभी साथी मौजूद हुए हैं। कोई भी रेल अप्रेंटिस साथी जो भी है वो इधर उधर की मांग को लेकर के रेलवे बोर्ड या कमेटियों के बीच में नहीं जाएगा। जो भी पीडीएफ आप लोगों को मौजूद कराया जा रहा है उस एक मांग के साथ में सभी रेल अप्रेंटिस साथी आगे संघर्ष करेंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सभी लोगों की एकता, एक साथ पहुंचने का प्रक्रिया जो है जरूर सफलता दिलाएगी। आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी मेल आईडी हम लोगों को प्रोवाइड कराई गई है शिकायत दर्ज कराने के लिए, उन मेल आईडियों के माध्यम से हम लोग अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। जो कमेटियां बनाई गई हैं उन कमेटियों तक पहुंचे और अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। परंतु एक साथी आज की डेट में घरों से निकले, जो 16 तारीख से पहले कमेटियों के माध्यम से हम लोगों की शिकायत सुने जाने का मौका मिला है, वो शिकायत हम लोगों को जरूर पहुंचानी चाहिए। और अगर कोई भी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिस तरीके से रेल अप्रेंटिस के संघर्ष में आगे हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, हम सभी साथी तैयार हैं। और लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के जितना भी शेष नेतृत्व लीडर है जो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है, कार्य कर रहा है, परंतु आज की डेट में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक एक रेल अप्रेंटिस की भूमिका होनी चाहिए कि वो अपनी शिकायत को जरूर कैंप में जाकर दर्ज कराए, मेल आईडी के माध्यम से जरूर दर्ज कराए। क्योंकि साथियों आप लोगों की जो एकता है, आप लोगों को एकजुटता है, क्योंकि साथियों ये जो कैंप कार्यालय पे पहुंचाने की बात भी रखी गई, वो इसलिए भी रखी गई क्योंकि हमारे बहुत से रेल अप्रेंटिस साथी हैं जो मोबाइल तक से विहीन है, जो एंड्रॉइड फोन नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, परंतु अगर हम प्रिंट आउट भी निकाल कर अपनी कमेटी के माध्यम से जो है बात को, अपने अधिकार की लड़ाई को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं, तो हम सभी साथियों को जोनल कार्यालय, डिवीजन कार्यालय पर पहुंचकर डीपीओ के अंडर में जो भी कमेटी बनाई गई है उस कमेटी तक अपनी शिकायत को जरूर दर्ज कराना है। और आप तमाम साथियों के सहयोग से हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद साथियों।